इन लोगों ने दिल्ली सुल्तान को ही मामू बना दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7 की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3, द दिल्ली सुल्तान्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, चैप्टर मेरे सामने ओपन है और हम यूज करेंगे पीपीटी। ठीक है, पीपीटी मैंने कैसे डिवाइड की है, चैप्टर बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसको मैंने इंट्रोडक्शन का हेडिंग दिया है, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हम कैसे जानेंगे, उनके बारे में पता कैसे लगाएंगे, हिस्टोरियंस कैसे पढ़ाई करते हैं उनके बारे में, वो देखेंगे। इसके बाद देखेंगे फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। बहुत डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है ना? नहीं है, हम उस सेक्शन में देखेंगे। एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, सल्तनत इंग्लिश में सल्तनेट। फिर देखेंगे अ क्लोजर लुक एट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स या खिलजीज एंड तुगलक्स। इसके बाद देखेंगे द सल्तनत इन 15th एंड 16th सेंचुरी। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये जो बुक है, अभी आपकी जो बुक है, वो इस पीरियड पे फोकस करेगी। पूरी बुक में जो भी चैप्टर्स हैं, इस पीरियड के बीच में होंगे, 7 से लेके 18th सेंचुरी तक, 7 से 18th सेंचुरी तक। और जो चैप्टर नंबर 2 था, हमने उसमें ये देखा था 7 से लेके 12th सेंचुरी का हमने उसमें देख लिया था। उसमें हमने देखा था न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, जो सामंता लोग थे, अपने किंग्स को उन्होंने गिरा के खुद शासन करने लगे। चोलास का रूल देखा था हमने, गुर्जर प्रतिहार का रूल देखा था। तो इसके बारे में हमने इतना पढ़ लिया। ये पूरी बुक यहाँ से लेके यहाँ तक है। और जो चैप्टर 3 है, वो 13th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच की बातें हमें बताएगा। ये हमने देख लिया। इसके बाद हम इसको यहाँ पे देखेंगे। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन में आगे क्या है। सबसे पहले जो बात लिखी गई है बुक में, वो है कि पेज नंबर 30 से 31 के बीच की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये जो पार्ट है, ये तो बुक में क्या लिखा है स्टार्टिंग में, जो दिल्ली हम देखते हैं आज की तारीख में, जो इंडिया की कैपिटल है, वो फेमस थी ही नहीं 12th सेंचुरी से पहले। 12th सेंचुरी से पहले उस समय कौन फेमस था? कावेरी डेल्टा, जहाँ पे चोलास ने राज किया। हमने जो लास्ट चैप्टर में देखा कि चोलास जो लोग थे, कावेरी डेल्टा में रहते थे और उन्होंने काफी नॉर्दर्न रीजन तक भी राज किया था। तो कावेरी जो था वो कॉमर्स सेंटर था। लेकिन उसके बाद 12th सेंचुरी में क्या हुआ, तोमर राजपूत आए। उन्होंने राजस्थान से दिल्ली पे राज किया। उन्होंने इसे अपनी कैपिटल बनाया, तोमर राजपूत ने। और उसके बाद चौहान जो थे, पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने तोमर राजपूत रूलर्स को हराया और इसे अपनी कैपिटल बना लिया। तो हुआ क्या, जो दिल्ली था एक बहुत ही बड़ा कमर्शियल सेंटर बन गया। बहुत सारे बिजनेसमैन वहां पे रहने लगे और उन्होंने कई सारे टेम्पल्स, मंदिर बनवाए और बहुत ही फेमस एक सेंटर बन गया जहां से ट्रेड होता था। और वहां पे सिक्के भी बनने लगे, जो आजकल हम सिक्के देखते हैं। देवर ऑल्सो मेड देयर, उनको क्या कहते थे? दिल्लीवाल। उस समय के सिक्कों को दिल्लीवाल कहते थे। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए बुक में भी गिवन है, ये जो राजपूत डायनेस्टीज थी, वो 1130 से लेके 1192 तक राज किया। पृथ्वीराज चौहान थे 1192 तक। उसके बाद कौन आए? उसके बाद जो दिल्ली का एक्सपेंशन हुआ, जिसे आज हम दिल्ली जानते हैं, जो इतनी ज्यादा फेमस है, वो दिल्ली सल्तनत कब बनने लगी, वो यहाँ से शुरू होता है। वो होता है इन 5 डायनेस्टीज की वजह से। इनके बाद राजपूत डायनेस्टी के बाद जो रूलर्स आए, मेनली 5 थे डायनेस्टीज जिन्होंने इसे एक्सपैंड किया, दिल्ली को इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े रीजन का कैपिटल बनाया, दिल्ली को। साउथ तक गए ये लोग। इनके कौन कौन थी 5 डायनेस्टीज? फर्स्ट थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद थे शमशुद्दीन इल्तुतमिश और उनकी ही बेटी थी रजिया। तो यहाँ पे 2 डायनेस्टीज हुई। इसके बाद थे घियासुद्दीन बलबान। उसके बाद आई थी खलजी डायनेस्टी, उसमें थे जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। आपने मूवी अगर पद्मावत देखी हो, जिसमें रणवीर सिंह ने जो रोल प्ले किया है, वो ये है अलाउद्दीन खिलजी का। बहुत ही पावरफुल रोल उन्होंने प्ले किया था और इसके बारे में हम जानेंगे इन्होंने कैसे रूल किया इंडिया पे। उनके जाने के बाद आए थे तुगलक। तुगलक डायनेस्टी जो थी, उन्होंने राज किया। इसमें कौन कौन थे? घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, और ये मेन है इसमें, तुगलक में ये मेन है। इसके बाद आए थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन सब की बातें करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिल्ली स्टार्टेड बिकमिंग दिल्ली सल्तनत कंट्रोलिंग लार्जर एरियाज ओनली इन अर्ली 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी के स्टार्ट होने पे ही दिल्ली का जो एक्सपेंशन शुरू हुआ था। यहाँ पे हमने क्या देखा, 12th सेंचुरी तक तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया। इसके आगे का जो है वो हम इस चैप्टर से पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं, हमें जानना है कि दिल्ली के जो सुल्तान थे, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत बनाई, उनके बारे में हम कैसे जानेंगे। जैसे चैप्टर 1 में हमने देखा था कि हिस्टोरियंस जो होते हैं
वो सिक्कों का, आर्किटेक्चर का, इंस्क्रिप्शंस का, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स का हेल्प लेते हैं हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे भी उन्होंने बताया है कि कॉइन्स, हिस्टोरिकल कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, टेक्सचुअल रिकॉर्ड, आर्किटेक्चर तो थे ही, लेकिन जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि उस ज़माने में टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स क्या होते थे, तारीख या फिर तवारीख। ये है सिंगुलर, मान लीजिए एक कोई पन्ना है या फिर एक कोई बुक है, तारीख कहेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है तो तवारीख कहेंगे। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ऑफ हो, पर हम स्टडी के पर्पज़ के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्या होती थी, ये लिखित होते थे, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स होते थे, रिटन बाय सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स एंड कर्टियर्स। ये कौन लिखता था, मतलब हिस्ट्री के बारे में ये लोग ही लिखते थे कि अभी कौन रूल कर रहा है, इनके बाद कौन आया, इनसे पहले कौन था। तो क्या कौन कौन लिख, सेक्रेटरीज जो राजाओं या फिर उनके मंत्रियों के असिस्टेंट होते थे वो, एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी जो खुद राजा के अंडर काम करते थे, दूसरे दूसरे राज्यों को संभालते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स यानी जो कवि लोग होते थे, राइटर लोग होते थे, वो तो लिखते ही थे, और कोर्टियर्स। कोर्टियर्स कौन होते हैं, जब भी राजा अपनी सभा बैठाते हैं यानी मीटिंग करते हैं अपने मिनिस्टर्स के साथ, तो उस मीटिंग में जो भी लोग बैठते हैं उन सबको कोर्टियर्स कहते हैं। तो कोर्टियर्स द्वारा भी लिखी गई थी ये। तारीख कैसे बनती थी एक बार ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रिपेयरिंग द पेपर, यहाँ पे पेपर को प्रिपेयर किया जा रहा है, इसके बाद वहाँ पे लिखा जाता है बी पे। यहाँ पे देखिए इस पेपर के प्रिपेयर करने के बाद लिख रहे हैं, उसके बाद एक बहुत ही, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम तो आजकल हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेते हैं ना, उस समय हाइलाइटर तो थे नहीं। ये लोग क्या करते थे, सोने को पिघला के उसके अक्षर लिखते थे, मेल्टिंग द गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन पैसेजेस। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सोने से लिखा जाता था, इसलिए भी आजकल कहते हैं ना कि इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में उसका नाम लिखा जा चुका है, तो इसलिए इसको यहाँ पे रेफरेंस कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट में क्या है, बाइंडिंग प्रिपेयर करते थे, पन्ने बना लिए हमने, पेपर्स बना लिए, उनको बाइंड करके एक प्रॉपर बुक बनाते थे। तो वहाँ उसका भी एक प्रोसेस यहाँ पे गिवन है। अब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जो तारीख या तवारीख जो लिखी जाती थी, उन्हें कौन लिखते थे, ऑथर्स, ये लोग लिखते थे। इनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये लोग शहरों में रहते थे, ये गांवों में नहीं रहते थे, ये शहरों में रहते थे जहाँ पे राजा खुद रहता है, उस शहर में रहते थे। रोट फॉर रिवॉर्ड्स, ये क्यों लिखते थे, ताकि इन्हें इनाम मिल सके। जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि ब्राह्मण जो लोग थे वो प्रशस्तिज लिखते थे किंग्स के लिए, और उन्हें क्या मिलता था, ब्रह्मदेय यानी लैंड, जमीन मिलती थी ये अच्छा लिखने के लिए। इसी तरह यहाँ पे जो ये लिख रहे हैं ऑथर्स, तवारीख या तारीख, उन्हें भी लिखने के बदले क्या चाहिए, इनाम चाहिए, रिवॉर्ड्स। और ये लोग क्या करते थे, एडवाइज्ड रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर। ये एडवाइस करते थे अपने राजाओं को, जो सुल्तान होते थे, कि आप एक आइडियल सोशल ऑर्डर को बना के रखें। एक आइडियल सोशल ऑर्डर को, इसका क्या मतलब है, वो क्या समझते थे आइडियल सोशल ऑर्डर से, बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस। मतलब आप एक ऐसा सोशल ऑर्डर बना के रखें, सोसाइटी इस तरह से बनी हुई हो कि जिसको बर्थ राइट है, जन्मजात अधिकार है, फिर उसको ज्यादा प्रिविलेज मिले, या फिर जेंडर डिस्टिंक्शंस यानी जो जो मर्द होता है उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिले, उसको ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि उस समय की सोच इसी तरह से थी। हम अगर बुक में देखते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, हम देख रहे थे कि ये जो लिखने वाले ऑथर्स हैं किंग्स को एडवाइस करते थे। दीज ऑथर्स एडवाइज द रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर। वो बताते थे कि आपको समाज को इस तरह से चलाना है कि वहां पे एक आइडियल सोशल ऑर्डर बना रहे, बेस्ड ऑन, किसके बेस पे बना रहे, बर्थ राइट पे। बर्थ क्या होता है, प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ। मान लीजिए अगर आपने अमीर घराने में जन्म ले लिया मान लीजिए आपने एक अमीर घराने में जन्म ले लिया, तो वो जो भी आपको सुख सुविधाएं मिलेगी, आपको जायदाद मिलेगी, तो आपको बर्थ राइट से जन्मजात अधिकार मिल रहा है, तो वैसा होना चाहिए उनके अकॉर्डिंगली। आज के क्या मायने हैं हम उसको नहीं देख रहे, पिछले जमाने में के लोग क्या सोचते थे वो देख रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या गया है कि जो नोबल्स थे, नोबल्स मतलब ऊंची जात वाले, बहुत ही अमीर लोग, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग, राजाओं के करीबी जो होते थे, उनको राइट था गवर्न करने का, उनको जन्मजात अधिकार मिल जाता था कि वो बड़े होके दूसरे किसी एरिया पे राज करके, जो किंग उन्हें बताएगा वहां पे वो लोग गवर्न करेंगे, राज करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे।
ये एक तो बर्थ राइट है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जेंडर डिस्टिंक्शन का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ये उस समय की सोच है, आज की सोच नहीं है। जेंडर डिस्टिंक्शन, सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मेन। आमतौर पर देखा जाता है कि जो आदमी होता है, मेन होते हैं, वो थोड़े बिल्ट में थोड़े ज्यादा बल्कियर होते हैं, लंबे होते हैं, और उनको थोड़ा स्ट्रांग माना जाता है। तो उन डिफरेंसेस को ध्यान में रख के मर्द लोगों को, मेन लोगों को प्रेफरेंस मिलती थी, उनको अच्छा ट्रीट किया जाता था। लेकिन वुमेन लोगों को ऑप्रेस किया जाता था, उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया जाता था। तो ये लोग ऐसे ही गाइड कर रहे हैं किंग्स को कि आप इसको मेंटेन रखिए। कितनी अजीब सी बात है। तो वहां पे हुआ क्या, देखिए, बहुत ही खतरनाक चीज हो गई। जो ये राजा थे, हम किसकी बात कर रहे हैं, देखिए अभी यहाँ पे शमशुद्दीन इल्तुतमिश करके एक राजा जो थे यहाँ पे रूल कर रहे थे। ठीक है, इनके जाने के बाद इनकी बेटी ने राज्य संभाला। इनकी बेटी बहुत ही कैपेबल थी, जिनका आपने नाम जरूर से सुना होगा, रजिया सुल्तान। बहुत ही फेमस रूलर थी। कई लोगों ने इन्हें ताने मारे, इनका राज स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये डटी रही अपनी काबिलियत के बल पे। और इनके लिए एक क्रॉनिकलर थे, मतलब एक इतिहासकार थे जो कि इवेंट्स को लिखते थे, एक राइटर थे, मिनाजी सिराज। इनके बारे में हमने चैप्टर 2 में भी देखा था। तो मिनाजी सिराज थी, इन्होंने क्या लिखा इनके बारे में, रजिया के बारे में, कि शी वॉज एबल एंड क्वालिफाइड। ये बहुत ही गुणवान और क्वालिफाइड और एबल रूलर हैं। लेकिन बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। लेकिन उसको ये बात हजम नहीं होती थी कि हमें जो रूल कर रहा है वो एक रानी है। ये उसे बात हजम नहीं होती थी। ऑल्दो वो मान रहा है कि ये केपेबल है इंसान, फिर भी उसे ये हजम नहीं होती थी, क्योंकि ये लोग इसी तरह रहे हैं ना यार, साल दर साल। इनको आदत नहीं है ऐसे मेजर चेंज की। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि चेंज आया। मिनाजी सिराज क्या बिलीव करते थे कि वुमेन वर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मेन। ये जो राइटर थे वो क्या बिलीव करते थे कि जो वुमेन होती है मेन से नीचे होती है। उस समय की सोच है। आज हमें पता है ऐसा कुछ होता नहीं है, सब लोग बराबर हैं और सब लोग कंधे से कंधा मिला के हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उस समय क्या सोचते थे कि वुमेन जो है वो मेन से नीचे है। लेकिन ये उस समय की सोच थी। उसका एक और एग्जाम्पल जो बुक में गिवन है, पेज नंबर 32 से 33 के बीच में ही, रुद्रमा देवी के बारे में। रुद्रमा देवी भी थी, उन्होंने काकतीय डायनेस्टी पे रूल किया। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने आप को छुपाए रखा। उन्होंने अपने आप को एक मैन बताया। वो ऐसे रूल करती थी कि जैसे मैं एक आदमी हूँ, और अपनी आइडेंटिटी छुपा के रूल करती थी रुद्रमा देवी। रजिया सुल्तान ने इसे छुपा नहीं था, उन्होंने बताया कि मैं हूँ जो हूँ, लेकिन मैं केपेबल हूँ रूल करने के लिए। इसी तरह से कश्मीर में भी एक रूलर थी, दिद्दा। दिद्दा जो थी वो लेडी रूलर थी, और उनको उनके जो लोग थे प्यार से दिद्दा बुलाते थे, यानी एल्डर सिस्टर। हमने देखा कि किस तरह से सुल्तानों के बारे में हम जान सकते हैं। तो उस समय की जो तारीख थी, तवारीख थी, उससे हम जानते थे। फिर उनके जो ऑथर्स थे, तवारीख जो लिखते थे, उनकी सोच हमने जानी कि वो किस तरह से सोचते थे, किस तरह किंग्स को एडवाइस करते थे। उसके बाद हमने देखा कि रजिया सुल्तान कौन थी। और एक जो छोटा सा यहाँ पे बुक में गिवन है, और बुक में एक सर्कल ऑफ जस्टिस बताया गया है, वो हम देखते हैं क्या है। ये देखिए, बुक में पेज नंबर 32 पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि सर्कल ऑफ जस्टिस क्या है। इसको मैंने सिंपल तरीके से यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि किंग जो है, ही इज डिपेंडेंट ऑन सोल्जर्स। किंग जो है वो अपने सोल्जर्स यानी सिपाही लोगों पे निर्भर है। सिपाही लोग किस पे निर्भर है, जो उन्हें सैलरीज मिलती है, जो उन्हें पैसा किंग देते हैं, उन पे निर्भर है। सैलरीज किस पे निर्भर है कि उनको पैसा कैसे मिलेगा, जब वो लोग पीजेंट्स से रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएंगे। जो किसान होते हैं, गरीब किसान होते हैं, छोटे लोग होते हैं, जो लोग अनाज उगाते हैं एम्पायर के लिए, उनसे जो टैक्स कलेक्ट होगा उसी से सैलरीज पे की जाएगी। और ये लोग कब टैक्स पे कर पाएंगे, जब ये लोग हैप्पी और प्रॉस्परस है, यानी ये लोग खुश हैं, अच्छे से ये प्रॉस्परस है, मतलब इनकी जो जमीन है उपजाऊ है, ये अच्छे से साल दर साल अनाज कमा पाते हैं, और अच्छे से इनकी फसल हो पाती है, ये लोग बेच पाते हैं, उससे जो रेवेन्यू मिलता है तभी वो आगे दे पाएंगे। अगर ये प्रॉस्परस नहीं है तो किंग को क्या देंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, उनके हैप्पी और प्रॉस्परस होने के लिए क्या जरूरी है, किंग उनकी रक्षा करे और जो राज्य है उसमें जस्टिस का ध्यान रखे। यहाँ पे यही कहा गया है कि जो किंग है वो सोल्जर पे निर्भर है, सोल्जर जो है सैलरीज पे निर्भर है। सैलरी कैसे आएंगी, जब ये लोग टैक्स पे करेंगे। टैक्स पे करने के लिए इनका खुश होना और प्रॉस्परस होना जरूरी है। और ये खुश और प्रॉस्परस कब होंगे, जब किंग इनका ध्यान रखेंगे। तो ये सर्कल पूरा हो जाता है, किंग से शुरू हुआ, किंग पे खत्म हुआ। इस तरह से हमने देखा फाइंडिंग अबाउट दिल्ली सुल्तान्स। हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया बुक में। बुक में देखिए,
ये हमने यहाँ पे पेज नंबर 31 हो गया, ये खत्म किया यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद, ये खत्म किया। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। आ जाते हैं अपनी वापस नोट्स में। नोट्स में आते हैं। नोट्स में हम पहले देखेंगे गैरिसन टाउन का मतलब क्या है भाई, ये तो बता दो। एंड देन देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। पहले जो रूलर्स आते थे, दिल्ली के आसपास का जो एरिया है वहां पर राज किया, लेकिन वो उससे आगे नहीं बढ़ पाते थे, बहुत ही मुश्किल था। ऐसी मुश्किलें क्यों आती थी, उसके लिए जानना जरूरी है, वो राज कैसे करते थे। तो यहाँ पे देखते हैं गैरिसन टाउन का मतलब। यहाँ पे देखिए बुक में डेफिनेशन गिवन है। पहले मैं आपको आसान शब्दों में हिंदी में बता देता हूँ। मान लीजिए ये जो है ब्राउन जो मिडिल में है, ये जो है ये है किला। किसका, राजा का किला। राजा ने अपना एक किला बनाया और आसपास घर बने हुए हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। आसपास पूरा शहर बना हुआ है। ये मैंने बहुत छोटा बताया, लेकिन इमेजिन कीजिए किला है, बहुत बड़ा शहर फैला हुआ है। अब यहाँ पे बाउंड्री है, यानी पूरी दीवार से ढका हुआ है पूरा शहर, और यहाँ पे सैनिक लोग हैं, सोल्जर्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ पे पूरा शहर भी है, राजा भी है और सैनिक लोग भी है जो रक्षा कर रहे हैं। तो एक शहर बसा हुआ है। इस शहर को ही कहते हैं गैरिसन टाउन। ऐसा शहर जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है दीवारों से। अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट, फोर्टिफाइड मतलब दीवार से पूरा ढका हुआ, सेटलमेंट मतलब जहाँ लोग रहते हैं, विद सोल्जर, जहाँ पे सोल्जर्स रक्षा करते हैं, इसे हम गैरिसन टाउन कहते हैं। और शहर से बाहर का जो भी हिस्सा होगा, ठीक है, शहर से बाहर का हिस्सा, उसको क्या कहेंगे, हिंटरलैंड कहेंगे। हिंटरलैंड की डेफिनेशन भी बुक में गिवन है, द लैंड्स एडजेसेंट टू अ सिटी। एक शहर के पास वाला जो भी लैंड होगा, जमीन होगी, उससे हिंटरलैंड कहेंगे। और पोर्ट दैट सप्लाई विद इट विद गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर ऐसा कोई बंदरगाह, या फिर ऐसी कोई शहर के पास वाला समुद्र का तट जहां से सामान लाया जाता है या फिर ले जाया जाता है। ऐसी कोई भी जमीन जो शहर के पास है, जहां से सामान लेके आएंगे लोग, या लोग लेके जाएंगे, क्योंकि वहीं से सप्लाई आएगा। अगर आपने शहर बना दिया पूरी दीवार से ढक के, तो जनता को रहने के लिए सामान भी तो चाहिए, खेत वगैरह होने चाहिए, ऐसा सब। वो लोग हिंटरलैंड में रखते थे खेत, या फिर कोई भी ट्रेड होता था, बाहर से सामान आता है, ले जाया जाता है, इस तरह से। तो हमने देखा गैरिसन टाउन का मतलब और हिंटरलैंड का मतलब। अब हम देखते हैं कि हेडिंग का मतलब क्या है, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। मतलब एक जर्नी, एक सफर, कहां से कहां तक का, अपने शहर से पूरी एम्पायर तक का सफर। अपने शहर से पूरी एम्पायर तक का सफर, सिर्फ शहर से लेके पूरी एम्पायर पे कैसे उन्होंने बनाई। एम्पायर मतलब बहुत सारे रीजन कैप्चर कर लिए, वो कैसे किया उन्होंने, वो हम यहाँ पे देखेंगे। एंड द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन देखेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं। मान लीजिए एक राजा है जो कि यहाँ पे, ये जो लाल है ना, लाल, ये गैरिसन टाउन है। इमेजिन कर लीजिए, ये चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ है, अंदर शहर है, अंदर ही राजा है। अब उसके बाहर क्या है, हिंटरलैंड है, ठीक है। एक मैंने इंडिकेटिव मैप ले लिया है इंडिया का, मतलब दिखाने के लिए, एकदम एक्यूरेट नहीं है, नॉर्थ इंडिया का पार्ट ले लिया है हमने। पेज नंबर 34 पे हम अगर देखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं। क्या है कि मान लीजिए राजा यहाँ पर है, ठीक है। अब अगर उसे दूसरे रीजन्स पे राज करना है, तो यहाँ पे भी उसे गैरिसन टाउन्स बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए वो नॉर्थ से लेके थोड़ा सा मिड मिड नॉर्थ पे आता है, यानी यहाँ पे मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के एरिया के, यहाँ पे अगर यहाँ पे आता है, यहाँ पे गैरिसन टाउन बनाएगा। फिर मान लीजिए कोलकाता साइड, वेस्ट बंगाल साइड अगर जाता है, तो एक और यहाँ पे बनाएगा। लेकिन इतने दूर दूर गैरिसन टाउन बनाना कोई मजाक थोड़े ही है। कितना डिफिकल्ट है यार इन सब चीजों को मैनेज करना। और ऊपर से भाई साहब, मंगोल इन्वेडर्स आ जाते थे इंडिया में। अफगानिस्तान से एक मंगोल इन्वेडर्स, मतलब ये लोग लूटने आ जाते थे इंडिया को। तो यहाँ आदमी ये संभाले या ये संभाले कितनी ज्यादा दिक्कत थी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखते हैं। रेबिलियन यानी लोग जो है आवाज उठा देते थे राजा के खिलाफ। वॉर यानी जंग। और इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स। सिंपल तरीके से समझते हैं कि अगर लोग आवाज उठा दें, या फिर किसी राजा की दूसरे राजा से लड़ाई हो जाए, या फिर मौसम बिगड़ जाए, अगर ये तीन चीजों में से कुछ भी हो जाए, तो अगर ये जो तीन गैरिसन टाउन्स है, इनके बीच का कम्युनिकेशन टूट जाएगा। समझिए इस बात को। अगर इस जगह से कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन कैसे होगा, लोग उन लोगों को ही भेज देते थे कि भाई ये मेरा मैसेज है, घोड़े पे जा ऐसे, और लेके जा, वापस लेके आ। अगर बीच में एक मौसम खराब हुआ, कहीं पे मान लीजिए यहाँ पे बाढ़ आ गई, या फिर यहाँ पे उसने
जिसको भेजा था मैसेंजर को उसको किसी ने पकड़ लिया तो मैसेज तो पहुंचेगा ही नहीं। तो कितनी छोटी छोटी चीजों से पूरा कम्युनिकेशन का रूट हट जाता है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी, दिल्लीज अथॉरिटी वाज आल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेजन्स। मंगोल जो लोग थे अफगानिस्तान से आते थे और यहाँ पे बार बार परेशान करते थे यार, यहाँ से आगे बार बार परेशान करते थे, लूटना, चोरी चकारी। और मान लीजिए जो किंग है यहाँ पे, किंग क्या करता था, राज करने के लिए कुछ कुछ अपने लोग बैठाता था कि आप मेरे कहे जाने पे यहाँ पे दूर दूर जाके राज कीजिए। अगर उन गवर्नर्स को जो कि राजा ने खुद ने लगाए हैं, उनको ऐसा लगता था कि यार हमारा राजा तो कमजोर हो रहा है, तो वो लोग ही वापस उसको ऊपर अटैक कर देते थे। इस तरह के चैलेंजेस आते थे। अगर ये सब चैलेंजेस है तो आदमी एक्सपेंशन कैसे करे अपनी एम्पायर का, हम देखते हैं यहाँ पे कैसे किया जाएगा। देखिए ये सब प्रॉब्लम्स थी, फिर भी ये लोग बुलंद थे, हौसला था इनमें। इन्होंने अटेम्प्ट मारा कि यार ट्राई करते हैं। कैसे ट्राई करेंगे? सबसे पहले रैन, ये जो घियासुद्दीन बलबन है, इन्होंने ट्राई किया। हमने यहाँ पे देखा घियासुद्दीन बलबन कौन थे, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले ट्राई किया कि अपने गैरिसन टाउन से आगे भी किसी पे राज करने का ट्राई तो करें। तो इन्होंने कैसे ट्राई किया हम यहाँ पे देखते हैं। घियासुद्दीन बलबन ने क्या किया, रैन कैंपेन फॉर इंटरनल फ्रंटियर्स, मतलब सबसे पहले उन्होंने ट्राई किया कि जो मेरा गैरिसन टाउन है उसके जस्ट बाहर जो हिंटरलैंड है, पहले उन सबको कैप्चर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई ये गैरिसन टाउन है, इसके बाहर का जो एरिया है यहाँ पे हिंटरलैंड है, पहले उसको कैप्चर करूंगा। तो उन्होंने ट्राई किया। उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो मान लीजिए दिल्ली यहाँ पर है और यहाँ पे सब हिंटरलैंड है, यहाँ से नदी बहती है गंगा और यमुना। ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं बस बताने के लिए बना रहा हूँ, मुझे पता नहीं है वो कहाँ पे मिलती है। ठीक है, ये नदियां यहाँ पे बह रही है और दो नदी के बीच में भी गैप होता है। मान लीजिए यहाँ पे गैप है, ये गैप है और यहाँ पे क्या जमीन होती है, लोग रहते हैं, बहुत उपजाऊ जमीन होती है, उसको दोब कहते हैं, इंग्लिश में डोब या दोब कहते हैं। भूखंड होता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे क्रॉप्स उग सकते हैं। लेकिन ये हिंटरलैंड है, हमारे गैरिसन टाउन के बाहर आता है। तो उन्होंने क्या किया, ये पूरे एरिया को क्लियर करवा दिया। ही क्लियर्ड द गंगा यमुना दोब एंड हंटर गैदरर्स एंड pastoralists expelled from their habitat। जो भी यहाँ पे लोग रहते थे उन सबको हटवा दिया। हंटर गैदरर्स मतलब जो कि ऐसे लोग जो कि शिकार करके मान लीजिए अपना घर चलाते थे, उन सबको हटा दिया। पैस्टरलिस्ट्स मतलब ऐसे चरवाहे जो अपने गाय भेड़ बकरी को चरवाते थे, उनको भी हटवा दिया। ठीक है, फिर वहां पे अपने नए नए किले लगवा दिए, नए नए गैरिसन टाउन्स बनवा दिए। मेरा गैरिसन टाउन है, इसके आसपास का जो भी हिंटरलैंड है उन सबको कैप्चर किया और वहां पे और गैरिसन टाउन्स लगवा दिए। तो जो पहला अटेम्प्ट था घियासुद्दीन बलबन ने ट्राई किया और लगभग सक्सेसफुल हुए, लेकिन ये दिल्ली के आसपास के एरिया से ज्यादा दूर नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप फैलते हो आपका कंट्रोल उतना ही कम होता जाता है। तो क्योंकि और ये सब प्रॉब्लम्स तो आ ही रही थी, रेबिलियन हो जाता है, कभी जंग हो जाती है, कभी मौसम बिगड़ जाता है, या फिर भाई अफगान से कोई आ जाते हैं लोग परेशान करने, तो ये सब प्रॉब्लम्स थी। तो ये ज्यादा दिल्ली से ज्यादा साउथ या फिर ईस्ट की तरफ एक्सपैंड नहीं कर पाए। सेकंड जो था अटेम्प्ट, वो किन लोगों ने किया, यहाँ पे अपने आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो रणवीर सिंह ने अपनी मूवी में बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, ये दो राजा थे, ये दो सुल्तान थे, जिन्होंने दिल्ली से बहुत आगे साउथ तक अपनी राज्य को फैलाने की कोशिश की। तो देखते हैं कौन थे, सबसे ऊपर आते हैं एक बार के लिए। ये देखिए यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है, और हम ये पढ़ रहे हैं अभी, यहाँ पे आके इन चीजों को देख रहे हैं। ये दो हीरो थे भाई साहब, जिन्होंने दिल्ली के नीचे भी कोशिश की कि अपने राज्य को बढ़ा सके। किस तरह से बढ़ाया, बुक में बहुत ही बढ़िया तरीके से एक डायग्राम गिवन है, वो हम देखते हैं। ठीक है, उससे पहले एक बार थ्योरी देख लेते हैं। दे कैंपेन्ड टू विन द एक्सटर्नल फ्रंटियर्स। एक्सटर्नल मतलब गैरिसन टाउन भी हो गया, हिंटरलैंड भी हो गया, और उसके आगे का जो एरिया उसको कैप्चर करने के लिए उन्होंने कैंपेन्स रन किए। कैंपेन का मतलब होता है एक सेट ऑफ एक्शंस करना एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। मान लीजिए एक साल लिया, एक साल के अंदर उन्होंने जो कुछ भी काम किए हम उसको कैंपेन बोलेंगे। तो उन्होंने कैंपेन किया ताकि एक्सटर्नल फ्रंटियर्स को जीता जा सके।
मेनली क्या था, वो साउदर्न रीजन था, सदर्न रीजन था। उन्होंने क्या किया, कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड स्लेव्स एंड कैरिड अवे प्रेशियस मेटल्स। वो जो साउथ में गए, हाथियों को उन्होंने कब्जा कर लिया, घोड़े ले लिए, स्लेव्स ले लिए, मतलब जो इंसानों के खरीदा बेची भी होती थी, आपको पता है इंसानों को भी खरीदा बेचा जाता था, तो उन्होंने उस पर भी कब्जा किया। लास्टली वहां से जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं, कौन से होते हैं हमें पता है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, वो सब हड़प लिया। उसके बाद वहां के जो साउथ के जो लोग थे और जो किसान थे, उनसे टैक्स कलेक्ट करने लगे। ठीक है, वहां के जो बड़े बड़े जमींदार थे उनको हटा दिया। पहले क्या करते थे, वहां के बड़े जमींदार लोग थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, उनको तो हटा दिया। खुद जो है नया टैक्स लगाने लगे और उनसे टैक्स कलेक्ट करने लगे, और उनके लिए वो लोग जस्टिस बताने लगे। पहले तो खुद आए, कब्जा किया, अब बोलते हैं कि मैं तुम्हारा राजा हूं और तुम्हें जो भी तकलीफ है तुम हमें बताओ, हम उसका सोल्यूशन ढूंढने का ट्राई करेंगे। ये सब चीजें वो लोग करने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कैंपेन जो था, अलाउद्दीन खिलजी का हम यहाँ पे देखेंगे। पहले बुक में खलजी लिखा है, कहीं पे खिलजी बोलते हैं, तो वो देखते हैं हम। ये दिल्ली है, यहाँ से वो पहले देखिए गुजरात गए पहले तो 1299 में, फिर 1303 में चित्तौड़ गए राजस्थान के अंदर, फिर यहाँ पे रणथंबोर भी गए, उसके बाद मांडू गए, यहाँ पे देखिए गुजरात के जस्ट बाहर, या महाराष्ट्र है या फिर एमपी है। फिर देवगिरी गए, कारा भी गए, यहाँ से देखिए कितना साउथ में इन्होंने कितना ज्यादा कैंपेन किया। यहाँ से वरंगल गए, ककतियास पे उन्होंने हमला बोला। यहाँ पे देखिए मदुरई तक गए, थंजावुर जो चोलास की कैपिटल लगभग थी, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही बढ़िया मंदिर बनवाया था, पिछले चैप्टर में जो हमने देखा था चोलास का, वहां तक दिल्ली से कितने दूर से पूरी सेना लेके आना अपनी। ठीक है, और यहाँ पे राज करना कितनी ज्यादा बड़ी बात थी, और उन्होंने करके दिखाया। अलाउद्दीन खिलजी ने इतने दूर तक राज किया, देखिए कितने दूर तक अपनी सेना लेके गए, कैंपेन चलाया, और जहां जहां ये जाते गए उन्होंने मस्जिद बनवाए। जहां जहां जाए वहां पे अपने मॉस्क बनवाए, मस्जिद बनवाए। मॉस्क होता है इंग्लिश में भी बोलते हैं, और उसको अरेबिक में मस्जिद कहते हैं। लिटरली इसका मतलब क्या है, जहाँ पे मुस्लिम लोग जो है अल्लाह के सामने अपना सर झुकाते हैं, उनकी पूजा में उनके सामने झुकते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उस जगह को हम कहते हैं मस्जिद। तो जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने बहुत सारे मॉस्क बनवाए पूरी सिटीज में, जहाँ कहीं पे भी वो गए, जिस पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में वहां जहाँ पे गए वो, वहां पे उन्होंने मस्जिद बनवाए। बुक में सबकी इमेजरी गिवन है, इमेजेस गिवन है, हम देखते हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया उन्होंने इमारतें बनवाई, ये हम देखते हैं। देखिए ये दिल्ली का एरिया है, दिल्ली में देखिए ये कुतुब मीनार, ये इन लोगों ने बनवाया, कितना बढ़िया बनवाया था इन्होंने। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे बेगमपुरी मॉस्क जो है दिल्ली के पास, कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद यहाँ पे मौत की मस्जिद दिल्ली में, अगर आप कोई दिल्ली से देख रहे हो तो आपको पता होगा, मैं गया नहीं लेकिन मुझे जाने का मौका मिलेगा तो जरूर जाऊंगा। कितनी खूबसूरत इमारतें बनाई इन्होंने। ये किसने बनाया था, सिकंदर लोदी के मिनिस्टर ने बनाया था। उसके बाद यहाँ पे है मॉस्क ऑफ जामली या जमाली कमाली, जमाली कमाली या जमली कमली, प्रोनाउंसिएशन के लिए प्लीज माफी चाहता हूँ। ये 1520s में बना था, कितना खूबसूरत बनाया इन्होंने। इसके बाद हम देखते हैं, तो ये जो थे मस्जिद इन्होंने बनवाए थे। वापस आते हैं हम अपने नोट्स पे। ये हमने देख लिया कि अलाउद्दीन खिलजी के जो कैंपेन्स थे इस तरह से गए। इसके बाद हम अब देखते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने फाइंडिंग आउट अबाउट दिल्ली सुल्तान, हम इनके बारे में पता कैसे लगाते हैं, तारीख पढ़ के, तवारीख पढ़ के, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि गैरिसन टाउन टू एम्पायर, उन्होंने एक्सपेंशन कैसे किया, छोटा सा शहर था उससे आगे वो कैसे बढ़े, वो हमने यहाँ पे देखा। अब हम आगे देखेंगे अ क्लोजर लुक एट एडमिनिस्ट्रेशन कंसोलिडेशन अंडर खिलजीज एंड तुगलक्स। हेडिंग का मतलब क्या है मैं बताता हूँ, उसके बाद हम लास्टली देखेंगे ये हेडिंग। स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक ब्रेक ले लो, 5-10-15 मिनट का एक ब्रेक लो और वापस आओ वीडियो देखने के लिए। मैं यही हूँ यार, एक साथ मत पढ़ो, थोड़ा ब्रेक लो और वापस हम पढ़ते हैं। आधा चैप्टर तो खत्म कर भी दिया है यार अपन ने, आराम से चिल करके पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ब्रेक लेके वापस आ गए होंगे। तो अब हम क्या देखेंगे, हमने क्या कर लिया, इंट्रोडक्शन कर लिया, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स पढ़ लिया, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर देख लिया। अब हम देख रहे हैं क्लोजर लुक एट द खिलजीज एंड तुगलक्स। एंड हम उन्होंने जो राज किया, जो
पूरे भारत भर में कैंपेन चलाए, उनके बारे में थोड़ा सा और क्लोजली देखेंगे। आप ये चीज देखिए, जैसे जैसे क्लासरूम में सिलेबस बढ़ता जाता है, चैप्टर आता है, चैप्टर के ऊपर चैप्टर खत्म होते जाते हैं, जैसे जैसे बुक खत्म होती रहती है, हम पीछे की चीजें भूलते जाते हैं। होता है कि नहीं? हमने जो चैप्टर 1 पढ़ा था, चैप्टर 10 आते आते तो सब भूल चुके थे बाबा। एग्जाम खत्म, पूरी बुक गायब दिमाग से। इसी तरह ये जो रूलर्स थे, दिल्ली से साउथ की तरफ आए, ये आते 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 राज करते गए ना, तो बीच के जो रीजन्स थे, उन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित कर दी। वो लोग बोलने के हैं हमारे पे इनका राज नहीं है, हम खुद इंडिपेंडेंट है। उन्होंने इस तरह से करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, पीछे का राज अपने आप में चलने लगा। वहां के जो लोग थे, उन्होंने खुद राज करना शुरू कर दिया। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले ये लोग कैंपेन चला रहे हैं। अब इतनी बड़ी एम्पायर उन्होंने खड़ी की है, तो लोग चाहिए होंगे रूल करने के लिए। अपने अपने बंदे लगवाएंगे कि भाई तू ये एरिया संभाल, तू ये एरिया संभाल, तू ये एरिया संभाल। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कंसोलिडेशन रिक्वायर्स रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। कंसोलिडेशन का क्या मतलब होता है? अगर कोई भी चीज टुकड़ों में बटी हुई है, बहुत सारे टुकड़ों में, भारत देश है, उसके बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे इन्होंने रूल किया, सबको एक साथ अपनी मुट्ठी में रखना, उसको कंसोलिडेशन कहते हैं कि हमारी एम्पायर का हिस्सा है ये। उसके लिए क्या चाहिए? भरोसेमंद गवर्नर्स चाहिए, ऐसे लोग जो आप जिस पे आप भरोसा कर सको, वो चाहिए होते हैं। उसके लिए दिल्ली सुल्तानों ने बहुत ही खतरनाक गजब का तरीका निकाला। क्या निकाला? उन्होंने ऐसे लोगों को गवर्नर बना दिया जो कि निचली जात के थे। उस समय निचली जात मानी जाती थी। हालांकि आज के समय में निचली जात ऊंचली ऊंची जात जैसा कोई कंसेप्ट मान्य नहीं है। हम सब लॉ की नजर में, भगवान की नजर में बराबर हैं। उस समय क्या मानी जाती थी? जात होती थी यार, क्या कर सकते हैं, उस समय थी। और उस समय लोगों को भी खरीदा और बेचा जाता था। इन लोगों ने क्या किया भाई साहब, इस चीज का फायदा उठा के जो नीचे से आते थे, हम्बल बर्थ के लोग थे, जो नीची जातियों से आते थे, उन लोगों को खरीदा, उन लोगों को पाला पोसा बड़ा किया और उन्हें ट्रेनिंग दी कि आप सेना चला सकते हो, आप गवर्न कर सकते हो। उनको कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि इज्जत दी। दिल्ली सुल्तान्स अपॉइंटेड स्पेशल स्लेव्स। स्लेव्स मतलब ऐसा आदमी या इंसान जिसे खरीदा गया हो, परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस। अपनी सेना में काम करवाने के लिए उन्होंने खरीदा और उन्हें अपॉइंट किया। उनको क्या कहते थे? बंदागन, बंदागन कहते थे। और बंदागन के अलावा भी लोग थे क्लाइंट्स, जिन्हें खरीदा नहीं था, लेकिन जो उस एरिया की निचली जात के थे, उन्हें उन्होंने बड़ा किया और अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पोजीशंस दे दी यार। हाई पॉलिटिकल पोजीशंस इन लोगों ने दी। क्योंकि अगर ये खुद के लोगों को लगा देते, मान लीजिए, हो सकता है कि अगर मैं किसी खुद का लगाऊंगा तो उसमें घमंड आ जाता है कि यार मैं इस फलाना फलाना का भतीजा, चाचा, बेटा, भांजा ऐसा कुछ हूँ, और फिर मेरी खुद की भी कुछ है। ये लोग क्या थे कि राजा ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मैं इनके लिए वफादार हूँ। ये लोग इनके लिए बहुत वफादार होते थे। ये जो राजा कहेगा मैं वो करूंगा। ठीक है, तो वो क्या करते थे? रूलर्स गेव देम लैंड और इक्ता। उस समय जमीन को इक्ता कहा जाता था, ये लोग इक्ता कहते थे। यहाँ पे देखिए, तो रूलर्स ने उनको जमीन दी कि जैसा मैं कहूंगा मेरे ऑर्डर्स का ध्यान रखोगे, लेकिन हुकूमत हो गई हमारी इस जमीन पे, इस इक्ता पे। और ये जो लोग थे जिनको इन्होंने लगाया, उसे इक्तदार कहते थे या मुक्ति कहते थे। क्या कहा जाता था इनको? मुक्ति या इक्तदार। सिंपल शब्दों में समझते हैं, राजा है, उसके बहुत सारे एरियाज हैं, हर एरिया पे हर एरिया की जमीन है जिसे इक्ता कहते हैं। उस पे हम्बल लोगों से, जो निचली जात से लोग आए, उनको अपॉइंट किया। उन्हें क्या कहा जाने लगा? इक्तेदार या मुक्ति। अब जो इक्तेदार थे, ये लोग जो नीचे से ऊपर उठे हैं, उनका काम क्या होता था? वो काम करते थे, दे कलेक्टेड द रेवेन्यू। वो उस एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। जो भी किसान लोग उगाएंगे उसका कुछ हिस्सा ले लेंगे ताकि राज्य को चलाया जा सके। एंड पेड सैलरीज टू सोल्जर्स, मतलब जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उससे वो लोग अपने जो भी सिपाही हैं उनको उनकी सैलरीज पे करते थे, उनको वेतन देते थे कि यार आप हमारे लिए इतना काम कर रहे हो, ये लोग सैलरी रखो, अपना परिवार भी अच्छे से चलाओ। ये लोग करते थे। अब दिल्ली सुल्तान कितने ज्यादा होशियार थे, यहाँ पे देखिए। एक इक्ता पे, एक जमीन पे ज्यादा देर के लिए किसी को टिकने नहीं देते थे। इक्तदार को बदलते रहते थे कि इस एक साल तूने यहाँ पे राज किया,
यहाँ से हट बेटा, अब तू दूसरे एरिया पर जाएगा और दूसरे एरिया वाले को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ऐसा क्यों करते थे? ऐसा इसलिए कि कहीं कल वो खुद इस जमीन पे अपना हक ना जमा दे। कहीं ऐसा ना हो कि भाई कल वो खुद ही हमारे खिलाफ जंग छेड़ दे। इसके लिए वो इनको वफादार बनाए रखने के लिए अलग अलग जमीनों पे शिफ्ट कर देते थे। इक़्तिदार चेंज्ड ऑफन एंड देयर पोजीशन वाज फिल्ड बाय सम अदर इक़्तिदार। उनकी जो जगह है कोई और इक़्तिदार ले लेता था। और देखिए इन्होंने कितना जबरदस्त सिस्टम बना के रखा था। दिल्ली सुल्तान ऑल्सो अपॉइंटेड अकाउंटेंट्स टू चेक द रेवेन्यूज। उन लोगों ने अकाउंटेंट लगाए कि देखो, इक़्तिदार तो मैंने लगा दिए और अकाउंटेंट्स लगाएंगे जो कि इक़्तिदार के ऊपर नजर रखेगा कि भाई ये लोग कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, कितने सोल्जर्स इन्होंने मेंटेन कर रखे हैं, क्या ये लोग अभी भी इतने कैपेबल हैं कि राजा की सेवा कर सकें। इन सब के लिए इन्होंने अकाउंटेंट लगाए यार। दिल्ली सुल्तान वाले कितने होशियार थे। ऐसे ही थोड़ा ना पूरे भारत पे राज कर लिया इन्होंने। ये लोग कैपेबल थे। हालांकि इन्होंने जुल्म भी बहुत किया इंडियंस पे, लेकिन इनकी जो मैनेजिंग पावर थी, गवर्निंग कैपेबिलिटी थी, वो काफी ज्यादा थी। और यहाँ पे दिखता है, हमें बुक में बताया इन्होंने कि किस तरह से इन्होंने राज किया, कैसे उन्होंने रीजन्स को बांधे रखा अपने साथ, वो यहाँ पे बताया गया है। तो अभी हमने ये सब देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये लोग साउथ की तरफ अपनी कैंपेन कर रहे थे, अलाउद्दीन ने, मोहम्मद तुगलक, तो इन्होंने क्या किया, वहां पे जो एग्जिस्टिंग जमींदार थे, एरिस्टोक्रेट्स थे। मैं आपको वीडियो में बता दूंगा एरिस्टोक्रेट्स कौन होता है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में। आप वीडियो पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। अभी के लिए देखते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जमींदार थे, जो बड़े बड़े लोग थे, अमीर लोग थे सदर्न इंडिया में, जो खुद अपने किसी रीजन पे या एरिया पे हक जमा के उन लोगों से टैक्स लेते थे या खुद राज करते थे, उनको सुल्तान ने बोला कि आप हमारे अंडर आ जाओ। और उन्हें मानना पड़ा क्योंकि सुल्तान जो थे बहुत ज्यादा पावरफुल थे, तो उन्होंने मान लिया। अब जो ये इनमें से कुछ जमींदारों को फोर्स के साथ कहना पड़ा और कुछ लोग मान गए, और उनमें से भी कुछ लोगों को सुल्तानों ने रेवेन्यू कलेक्टर बना दिया। मतलब आप हमारे बिहाफ पे इस जगह का टैक्स कलेक्ट करोगे, रेवेन्यू कलेक्ट करोगे, और आप एसेस करोगे कि हमारे राज के अंदर कितनी जमीन आती है, हमारी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ तक है, ये सब आप पता लगाओगे, इस सब का ध्यान रखोगे, इसका अकाउंट बना के रखोगे लिखित में, रिटर्न में। तो ये सब दिल्ली सुल्तान्स वहाँ के एग्जिस्टिंग जो चीफ लैंडलॉर्ड, चीफ होता है मुखिया, लैंडलॉर्ड्स जो सामंताज थे, उनसे ये सब काम करवाते थे। अब जो दिल्ली सुल्तान्स थे, उन्होंने 3 तरह के मेजर टैक्स कलेक्ट करने शुरू किए। पहला था ऑन कल्टीवेशन, जिसे खराज कहते थे, खरज या खराज। कल्टीवेशन का मतलब होता है अनाज उगाना, सब्जी वगैरह उगाना, तो उसके ऊपर ये लोग टैक्स लेते थे, जिसे खरज कहते हैं। फिर ये लोग जो बकरी, गाय और ये सब पालते थे मान लीजिए, उसके ऊपर भी ये टैक्स लेते थे, कैटल के ऊपर भी ले लेते थे, तो वो भी एक तरह का टैक्स था। और जो तीसरा तरह का टैक्स था वो था ऑन हाउसेस। मान लीजिए दिल्ली सल्तनत के अंदर कोई अपना घर बना के रह रहा है, तो रहने के लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो ये 3 तरह के हमने टैक्स देखे। बुक में पेज नंबर 35 पे ये सब गिवन है, ये सारी डिटेल्स। लेकिन हम इन्हें टुकड़ों में बांट के धीरे धीरे एक एक करके समझ रहे हैं। लेकिन कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। देखिए, ये लोग दिल्ली पे राज करते थे, दिल्ली से साउथ की तरफ गए, अपना एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया। उसके बाद क्या होता है, जितनी ज़्यादा बड़ी एम्पायर होगी ना, आपके लिए मैनेज करना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों डिफिकल्ट होगा? क्योंकि आपके एरिया अंडर कंट्रोल बहुत ज़्यादा फैल चुका है। आप किन किन लोगों को यार संभालोगे? कभी ना कभी तो टूटना ही था। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। सून आफ्टर एनेक्सिंग सदर्न इंडिया को अपने एम्पायर में जोड़ने के कुछ समय बाद ही द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट। मतलब इन्होंने कब्जा तो कर लिया, लेकिन उनके सारे लोग जो भी एम्पायर में थे, छोटे छोटे राजा निकल आए उनमें से, उन्होंने अपने अपने रीजन को वापस कब्जे में ले लिया। सुल्तान तो सोच रहा है कि इंडिया का मेजर पार्ट मेरे अंडर है, लेकिन उसका कंट्रोल धीरे धीरे छूटने लगा इनसे। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है बुक में कि चीफ्टेन यानी मुखिया की बात हो रही है यहाँ पे, एंड देयर फोर्टिफिकेशंस। चीफ्टेन्स यानी मुखिया और उनके फोर्टिफिकेशंस, यानी उन्होंने किस तरह से अपने आप को, अपने एरिया को सुरक्षित रखा सुल्तान लोगों के घुसपैठ से।
किस तरह से सुरक्षित रखा, या फिर मान लीजिए कब्जे में आ गए लेकिन बाद में वापस इंडिपेंडेंट कैसे हुए। इब्न बतूता, नाम अमेजिंग है। इब्न बतूता करके एक ट्रैवलर थे जो मोरक्को से अफ्रीका से आए थे, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये लोग क्या, जो चीफ थे, इनसे मुखिया थे लोग, मतलब बहुत सारे रीजन पे राज कर चुके हैं दिल्ली वाले, लेकिन हर एरिया पे उनका कंट्रोल अब नहीं रहा। तो उन्होंने क्या किया, फोर्टिफाइड मतलब अपने चारों ओर इस तरह से एक घेरा बनवा लिया। जैसे अगर मान लिया पहाड़ों में रह रहे हैं तो आसपास अच्छा घना जंगल है, तो वो उससे सुरक्षित रह पा रहे हैं। अनइवन इन रग्ड प्लेसेस एज वेल एज बैम्बू ग्रूव्स, माउंटेन्स में अगर रहते थे तो वो इंडिपेंडेंट थे। बैम्बू ग्रूव्स, बम्बू के जो भी जंगल होते हैं, बहुत लंबे लंबे बम्बू हो जाते हैं, उसके आगे और जंगल है, तो सेना का आ पाना बहुत मुश्किल था। और ये बहुत ही मतलब गुप्त टाइप की जगह में रहने लगे, उनके अपना सिस्टम चलने लगा सिटीज टाइप का, और इन्होंने घेराबंदी कर ली। देखिए, लिव्ड इन दीज फॉरेस्ट विच सर्व देम एज रैम्पार्ट्स। रैम्पार्ट्स का मतलब होता है डिफेंसिव वॉल ऑफ कैसल और वॉल्ड सिटी, ऐसी कोई दीवार जो कि बाहर आने वालों से हमारी रक्षा करे। तो इस तरह के उन्होंने कुछ एरियाज बना लिए जहाँ पे बाम्बू के जंगल है, और उस एरिया के अंदर वो अपनी गाय बकरी घोड़े हाथी इन सबको चरने के लिए जमीन दे पाते थे, और लोग भी रह पाते थे। और ये जो एरियाज थे सुरक्षित रह गए सुल्तान की हुकूमत से, क्योंकि इन सब जंगलों को काट के फिर लोगों तक पहुंचना, उनसे लड़ाई करना, इट वाज वेरी टायरिंग, और इट वाज नॉट वर्थ द एफर्ट। मतलब ये सब करने से उनको इतना ज़्यादा कुछ नहीं मिल जाता, तो उन्होंने छोड़ दिया कि ठीक है, अब रह रहे तो रहने दो, इतना सब कौन जंगल क्लियर करेगा, फिर इन लोगों को सबड्यू करेंगे या फिर उनको दबाएंगे, हमारे अंडर लेंगे। उन्होंने कहा छोड़ो। तो ये पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि लोग इंडिपेंडेंट होने लग गए, एरियाज इंडिपेंडेंट होने लग गए। सेकंड देखिए, यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था कि इब्न बतूता सॉरी अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक, इनके रीन में जब ये लोग आए उस समय अफगान से जो इन्वेडर्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। मेनली कौन था, जंगीज खान। जंगीज खान जो है ये बहुत मेन लीडर था उनका, वो बार बार आता था, लड़ाई करता था, हारता भी था तो वापस आ जाता था, मंदिरों को लूटते थे, तबाही मचाते थे। तो ये जो था, इसकी वजह से अलाउद्दीन और तुगलक मान लीजिए, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड पड़ने लगा। उन्हें ऑलरेडी इंडिया पे तो राज करना ही है, अब दूसरी कहीं और से सेना आ रही है तो वहाँ पे भी सेना भेजनी है। कितना बड़ा नाइटमेयर है यार, कितना बड़ा बुरा सपना है ये, कितना मुश्किल है सबको मैनेज करना। अगर मैं साउथ में अपनी लेके गया हूँ सेना को, साउथ के रीजन जीतने के लिए, अब कोई यहाँ पे राजस्थान साइड से अफगानिस्तान से आ जाए, राजस्थान में एंटर करके दिल्ली की तरफ आ जाए, तो मैं क्या ही कर लूँगा। मुझे कितना टाइम लगेगा वापस दिल्ली तक जाने में, वापस सेना को अरेंज करने में, लड़ाई करने में। तो बहुत ही बुरे हालात हो गए थे इनके। तो इनको क्या करना पड़ा, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी खड़ी करनी पड़ी। एक ऐसी आर्मी जो कि अपने मेन जो दिल्ली का रीजन है उसको तो, उसकी रक्षा तो करेगी ही करेगी, भले हम किसी और एरिया में रहे, लेकिन वहाँ पे एक सेना ज़रूर होनी चाहिए बड़ी सी, जो कि बाहर से आने वाले घुसपैठियों से हमारी रक्षा करे। तो इन लोगों ने इस तरह से कुछ प्रयास किए, अटेम्प्ट किए कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। हालांकि ये प्रॉब्लम कभी भी पूरी तरह से जा नहीं पाई। धीरे धीरे करके सारे रीजन्स इंडिपेंडेंट हो गए, और ये वापस से सुल्तान जो है दिल्ली वहाँ के आसपास का जो एरिया है, दिल्ली और इसके आसपास का जो एरिया है, वहाँ तक ही सिमट के रह गए। एक बार फिर से भारत जो है इनके चंगुल से, मेजर पार्ट जो था भारत का, वो फिर भी थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये जो चैलेंजेस आ रहे थे, एक तरह से अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं इन्वेड करने के लिए, ऑलरेडी हमारे पास सेना को है जिसको साउथ की तरफ ले जाना है, कैंपेन्स रन करने हैं, हमारी रक्षा भी करनी है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, हम दो किंग को कंपेयर करेंगे, दो किंग्स को। पहले जो थे अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे थे मोहम्मद तुगलक। इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ये दोनों कौन है एक बार वापस से देख लेते हैं। जो इंट्रोडक्शन में हमने देखा थे, ये लोग आए कहाँ से थे, मतलब ये किस पीरियड में थे, ये हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, हम भी इस समय की बात कर रहे हैं। एक तो ये है अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे, और इनके बाद यहाँ पे महमूद तुगलक। इन दोनों के टाइम पे अफगान रूलर्स का जो इन्वेजन था, उनकी जो घुसपैठियाँ गिरी थी, बहुत परेशान करते हुए बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इन्होंने इसे डील कैसे किया, दोनों ने अपने अपने क्या क्या तरीके अपनाए, इन सब प्रॉब्लम से ऊपर उठने के लिए क्या क्या करेक्टिव मेजर्स लिए, वो हम इस टेबल में देखते हैं। कौन सी टेबल, जो बुक में भी गिवन है पर बहुत ही लेंथी गिवन है, तो मैंने इसको छोटे से पॉइंट्स में डाला है ताकि हम इसे इजीली समझ सकें। जो पर्पल कलर की टेबल दिख रही है, बुक में भी गिवन है, और हम इसे यहाँ पे भी देख रहे हैं, पेज नंबर 41 की बात हो रही है।
इसको हमने छोटा करके समझ देंगे। पहली बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही वॉज अटैक्ड इन दीज 2 years, इन 2 सालों में इसके ऊपर अटैक हुआ अफगानिस्तान से, और इसने लार्ज स्टैंडिंग आर्मी खड़ी की दिल्ली के आसपास। इसने क्या किया, एक नया टाउन बनाया, एक नया गैरिसन टाउन बनाया। गैरिसन टाउन हमने ऊपर देखा था, होता क्या है, एक किंग का महल रहेगा, उसमें सिटी रहेगी और आसपास सैनिक रहेंगे गार्ड करते हुए, एक दीवार टाइप होगी। तो सीढ़ी करके एक नई सिटी बनाई अलाउद्दीन खिलजी ने उस इन्वेजन से बचने के लिए। और इन्होंने क्या किया, पहले सिर्फ खिलजी की बात कर रहे हैं, इन्होंने जो गंगा और यमुना के बीच का जो लैंड है वहां से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया, अप टू 50% ऑफ द प्रोड्यूस, जो कुछ भी उस जगह के किसान उगाते थे। मान लीजिए गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है, वहां पे जितना भी कुछ उगता था उसका 50% जो है टैक्स में ले लेते थे। क्यों? फॉर द सोल्जर्स। यहाँ पे टू नहीं, फॉर होगा, क्योंकि सैनिक लोगों को खिलाना भी तो था। अगर आप बहुत बड़ी सेना वहां पे खड़ी कर दोगे, एक सीढ़ी करके नया गैरिसन टाउन बनाया है, उनको खाना कौन खिलाएगा? उनको फीड करने के लिए भी तो रिसोर्सेज चाहिए। तो उन्होंने बहुत ही हैवी टैक्स लगाया उन किसानों के ऊपर जो कि गंगा और यमुना के बीच के लैंड को वहां पे खेती करते थे। उन्होंने ये किया। उसके बाद अब यहीं पे रुक के एक बार मोहम्मद तुगलक के बारे में देख लेते हैं। इसके ऊपर भी अटैक किया गया। इसके अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन, मतलब जब इन्होंने राज शुरू किया उसके पहले कुछ सालों में अफगानिस्तान से अटैक हुए, और इन्होंने भी क्या किया, लार्ज आर्मी स्टैंडिंग आर्मी बनाई, लार्ज आर्मी बनाई बचाने के लिए दिल्ली को। इन्होंने क्या किया, दिल्ली का एक पुराना शहर है दिल्ली कुना, ठीक है, उसको उन्होंने खाली करवाया। उन्होंने अलाउद्दीन की तरह एक नया गैरिसन टाउन नहीं बनाया, एग्जिस्टिंग एक पुराना शहर था उसको खाली करवाया, सारे लोगों को हटाया और सोल्जर्स को, अपने सिपाहियों को वहां पे स्टेशन किए, वहां पे उनको लगाया गया। अलाउद्दीन ने नया शहर बसाया, इसने एग्जिस्टिंग शहर को, जो पहले शहर है उसको खाली करा के लोगों को लगाया, ताकि वो अफगानिस्तान से आए हुए जो हमलावर हैं उनसे बचा जा सके। इन्होंने भी अलाउद्दीन की तरह टैक्स लिया, बहुत ही हैवी टैक्स लिया, ताकि सोल्जर्स को खाना खिलाया जा सके, और एक्स्ट्रा और भी ज्यादा एक्स्ट्रा टैक्स लेने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ, फेमाइन आया था उस एरिया में। फेमाइन का मतलब होता है भूखमरी से, मतलब खाने की कमी से लोगों का मरना। इतनी बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि सेना जो होती है, कितने हजारों सिपाही होते हैं और कितना ठूस ठूस के खाना पड़ता होगा उनको, क्योंकि उन्हें मजबूत शरीर चाहिए। तो अगर ज्यादातर अनाज उनके पास चला जाएगा तो एग्जिस्टिंग जो जनता है, जो लोग वहां रहते हैं शहरों में, वो लोग क्या खाएंगे? तो वहां पे ऐसी सिचुएशन आ गई कि खाने की कमी की वजह से लोग मरने लगे। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आई, अलाउद्दीन के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था। इसके बाद अलाउद्दीन का केस हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो सोल्जर्स थे, जो नए शहर से दिल्ली में आते थे सामान अपने सप्लाईज खरीदने के लिए, तो इससे डर क्या रहता था कि वहां पे अगर एग्जिस्टिंग कोई भी दुकानदार है तो वो क्या करते थे, सिपाही आएगा उससे पहले हम प्राइस बढ़ा देंगे। ऐसा कर सकते थे वो, और वो करते भी थे। इस चीज का डर भी बना रहता था कि यार सिपाहियों को, बेचारों को एक तो रक्षा कर रहे हैं, ठीक है, और इनसे आप एक्स्ट्रा दामों में इनको बेच रहे हो। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, इस सब को रोकने के लिए पूरे दिल्ली शहर की प्राइसेस को कंट्रोल किया। इसका मतलब वो ध्यान रखता था कि कौन सी चीज किस दाम तक ही बिकनी चाहिए, इसके ऊपर अगर आप बेचोगे सैनिकों को तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा उन्होंने किया। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, उसने उस जमाने में एक टोकन कॉइन निकाले। अलाउद्दीन के टाइम पे करेंसी क्या थी, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, इस टाइप का ट्रेड होता था। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, टोकन कॉइन्स निकाले, जो आज की तारीख के सिक्के होते हैं ना, उस टाइप के कॉइन्स निकाले। सोने चांदी के नहीं थे, लेकिन हम जैसे आज पेपर करेंसी होती है तो, या फिर सिक्के होते हैं, हम दूसरी चीजें खरीद सकते हैं ना, वैसे इन्होंने भी रुपये की तरह एक सिक्का चलाया। और अब लोग भी होशियार थे, उन्होंने क्या किया, जो भी सोने के और चांदी के सिक्के थे वो तो सब अपने पास रख लिए, और जो टैक्स पे करना था वो इन टोकन कॉइन्स में पे कर दिया। बहुत होशियार थे ये लोग। इन लोगों ने दिल्ली सुल्तान को ही मामू बना दिया। इन्होंने सोने और चांदी के सिक्के अपने पास रख लिया और टैक्स जो थे टोकन कॉइन से पे करते गए, ठीक है। और तो और ये जो टोकन कॉइन्स थे, इनको आराम से इनके डुप्लीकेट भी बना लेते थे लोग। काउंटरफीट का मतलब होता है जाली करेंसी बनाना, जाली मतलब नकली, और ये लोग बहुत ही आसानी से बना लेते थे। तो इस तरह से इन्होंने मोहम्मद तुगलक तक को पागल बना दिया। तो अब यहाँ पे देखते हैं फाइनल कंक्लूजन क्या था, कि अलाउद्दीन की जो प्रैक्टिसेस थी अफगानों से बचने के लिए और पीपल और लोगों के ऊपर राज करने की जो प्रैक्टिसेस थी वो सक्सेसफुल रही। वो इन सब को करने में सक्सेसफुल रहा, उसने अपने रीजन को कुछ हद तक बचा लिया।
और ही विथस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेजन्स, मतलब वो खड़ा रहा डट के और अफगान जो लोग थे इसके ऊपर राज नहीं कर पाए। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद तुगलक की हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, इसकी जो प्रैक्टिसेस थी उसे आज भी फेलियर माना जाता है। इन्होंने जो भी कुछ काम किया बचाने के लिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना अलाउद्दीन के टाइम पे था। इन्होंने क्या किया, और तो और इन्होंने और भी ट्राई किया, जैसे हमने देखा था कि लोगों को उसने खाली कराया था दिल्ली कुना से, कहाँ भेजा था, दौलताबाद करके एक दूसरा शहर भेजने की कोशिश की। अब लोगों को बहुत बुरा लगा होगा कि मैं हमारे मकान तो वहां पर है, तो उन्होंने उसका भी बहुत विरोध किया था। तो लोगों की नजरों में भी ये बहुत गिर गए, बहुत ही विरोध का सामना करना पड़ा। लास्टली टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड। अब इसको जैसे जैसे पता चला कि यार ये लोग तो मुझे पागल बना रहे हैं, सारी टोकन करेंसी में टैक्स पे कर देते हैं, सोने चांदी के सिक्के खुद के पास रख देते हैं। एंड में थक हार के बेचारे को टोकन करेंसी भी हटानी पड़ी मार्केट से। उसने एंड में थक हार के कर दिया कि यार ठीक है अब इससे तो नहीं काम चलेगा, तो ये टोकन करेंसी भी हटा दी। पेज नंबर 41 पे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये तो तुगलक था। इसकी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है कि जब जेंगिस खान आता था, जेंगिस खान जो है उसने इसको इतना परेशान कर दिया था, इसने मन बना लिया कि मैं अफगानिस्तान में जाके इनको मारूंगा। इसने इतना मन बना लिया, लेकिन इसकी हालत पतली हो गई, इनकी हालत पतली हो गई जब इस सेना को कश्मीर तक लेके गए। सेना ने हार मान ली, भाई हम इससे आगे नहीं जा सकते। तो हाँ, तुगलक ने यार बेचारे ने बहुत, मोहम्मद तुगलक ने बहुत ट्राई बहुत किया लेकिन फेल हो गए। तो इस तरह से हम इन दोनों को कंपेयर किया और हमने फाइनल कंक्लूजन ये जो है हिस्टोरियंस भी देते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की प्रैक्टिस सक्सेसफुल थी और मोहम्मद तुगलक की जो प्रैक्टिस थी वह आज भी थोड़ी अनसक्सेसफुल या फेलियर मानी जाती है। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल सेक्शन ऑफ द चैप्टर ब्रो, लास्ट एंड फाइनल सेक्शन ऑफ द चैप्टर हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स देख लिया, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर देख लिया, अ क्लोजर लुक एट खिलजीज एंड तुगलक्स। हमने बहुत ही बारीकी से देख लिया कि खिलजी और तुगलक के रूल में क्या हुआ था। इन्वेडर्स आते थे, इन लोगों ने क्या प्रैक्टिसेस की, साउथ सदर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में जाके इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की, ये सब हमने देखा। अब जो लास्ट पार्ट है वो है सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरीज। ये लास्ट पार्ट है, लास्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर। आफ्टर तुगलक्स द सैयद एंड लोडी डायनेस्टीज रूल्ड टिल 1526। अब जब ये तुगलक भी चले गए, एंड में तो आदमी कितना रूल करेगा, एंड में तो उसको दुनिया छोड़ के जाना पड़ता है। तो अभी जब ये चले गए तो दो और डायनेस्टीज ने रूल किया। कौन सी थी, पहली थी ये सैयद डायनेस्टी थी और फिर थी लोधी डायनेस्टी। इन दोनों ने कहाँ तक रूल किया, 1526 तक रूल किया। उसके बाद एक बहुत बड़ा टर्न आया जिसे हम मुगल एम्पायर कहते हैं, और अगले चैप्टर में इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो हुमायूं, बाबर, अकबर, इन सब के बारे में बातें ना, वो मुगल एम्पायर की बातें हम यहाँ पे देखेंगे। इनके बाद वो आए थे। तो जब तक इनका रूल चल रहा था ना सैयद और लोधी का, तब तक लगभग ज्यादातर जो एरिया था इंडिया का इंडिपेंडेंट हो चुका था। दिल्ली सुल्तनत अब सिर्फ दिल्ली तक ही रह गई थी बेचारी। सदर्न पे जिन्होंने राज करने की कोशिश की थी, एरियाज इंडिपेंडेंट हो गए थे। इन्होंने इनकी हुकूमत को मानना छोड़ दिया था, ये लोग इंडिपेंडेंट हो गए थे। और मेनली कौन कौन से रीजन थे, बाय देन दीज एरियाज वर ऑलरेडी इंडिपेंडेंट। जौनपुर हो गया, बंगाल हो गया, मालवा हो गया, गुजरात, राजस्थान एंड एंटायर साउथ इंडिया, जो भी इन्होंने एफर्ट्स डाले थे सब पानी में गए। ये लोग वापस इंडिपेंडेंट हो गए। इसके बीच में एक हीरो की एंट्री होती है। यहाँ पे मैं हीरो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो स्टोरी ये है कि ये एक नॉर्मल फैक्ट्री में वर्कर था, मैनेजर था, फैक्ट्री में काम करता था। इसका नाम था शेर शाह सूरी, ठीक है। ही वॉज अ मैनेजर इन फैक्ट्री इन बिहार। बिहार करके जो हमारा आज का स्टेट है, वहां पे एक मैनेजर था फैक्ट्री में, और उसने हुमायूं को चैलेंज किया। हुमायूं जो थे सेकंड एम्परर थे मुगल एम्पायर के। सबसे पहले बाबर थे, उसके बाद उनके बेटे हुमायूं थे। हुमायूं को इन्होंने चैलेंज कर दिया। एक मैनेजर ने, फैक्ट्री के मैनेजर ने, शेर शाह सूरी ने चैलेंज किया और हरा भी दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 15 साल तक राज किया इनकी एम्पायर ने। हालांकि इनकी डेथ तो 1545 में हो गई थी। 1540 में इन्होंने हुमायूं को चैलेंज किया, हरा दिया। 5 साल बाद इनकी डेथ हो गई, लेकिन इनके बेटे ने और 10 साल राज किया। टोटल इनकी एम्पायर ने कितनी देर राज किया, 15 साल तक। लेकिन इनकी डेथ हो गई थी 1545 में। तो 1555 में मुगल्स वापस वार में आ गए। तो इस तरह से शेर शाह सूरी जो है, इनकी बुक में भी
आपको स्टोरी मिल जाएगी जो एंड के सेक्शन है उसमें गिवन है। इसके बाद चैप्टर जो है मेनली यहीं पे खत्म होता है, लेकिन एक और सब टॉपिक जो है जस्ट लास्ट सेक्शन के बाद गिवन है पैराग्राफ, जो कि है द थ्री ऑर्डर्स। यहाँ पे क्या गिवन है कि इसी टाइम पे दुनिया के एक और हिस्से में यूरोप में क्या चल रहा था वो बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि वहां पे थ्री ऑर्डर्स थे। एक थ्री ऑर्डर करके एक सिस्टम निकला था। वो क्या था कि दुनिया में तीन टाइप के लोग होते हैं। पहले होते हैं जो कि प्रार्थना करते हैं। ये जो आइडिया है फर्स्ट फ्रांस में आया था, यूरोप में। पहले जो लोग होते हैं वो प्रार्थना करते हैं। दूसरे कौन होते हैं? जो लड़ाई करते हैं, रक्षा करते हैं। तीसरे जो होते हैं कि जो कि खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं। तो तीन टाइप के लोग होते हैं। तो इन तीन टाइप के लोगों को क्लास में बांट दिया गया कि तुम जो लोग हो, तुम पुजारी बनोगे, तुम लोग ध्यान लगाओ अपने भक्ति में। दूसरे टाइप के लोग के भाई तुम सिपाही बनो और हमारे देश की रक्षा करो। तीसरे जो लोग थे, तुम हमारे लिए खाना उगाओ। इस टाइप के लोग को बांट दिया, तो इसको थ्री ऑर्डर करके कहा गया है। और जो बीच वाले लोग थे जिनको फाइटर्स थे, उनको नाइट की उपाधि दी गई। नाइट्स कहा जाने लगा। उनकी जो इज्जत थी बहुत ही ज्यादा हो गई थी। और आज भी जो नाइट्स जो होते हैं, ऑनररी टाइटल दिया जाता है लोगों को जो जिंदगी में बहुत कुछ कर लेते हैं ना। तो इंग्लैंड में आज भी देखा जाता है कि उनको नाइट की उपाधि दी जाती है। ये बहुत इज्जतदार जो टाइटल है दिया जाता है आज भी। इस तरह का जो सेक्शन है, एक लास्ट सेक्शन के बाद गिवन है। तो हमने इस तरह से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। एक समरी जो है आप हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए। और बहुत ही सिंपल हमने एक समरी दी है कि पहले जो इंट्रोडक्शन था उसमें हमने क्या देखा? राइज ऑफ दिल्ली एज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ रूल। जो रूलर्स थे, जो दिल्ली रीजन है, किस तरह से इंपॉर्टेंस में आया 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। उसके बाद हमने देखा कौन सी 5 डायनेस्टीज थी जिन्होंने रूल किया और पूरे इंडिया भर में अपनी छाप छोड़ी। इसके बाद हमने देखा कि हम उनके बारे में कैसे पता लगाते थे, दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। तारीख या तवारीख कहते थे। तारीख मतलब एक सिंगल डॉक्यूमेंट, तवारीख मतलब एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो हैं उनसे हमें पता चलता था कि रूल कैसा था। इसके बाद हमने देखा कि गैरिसन टाउन क्या होता है, हिंटरलैंड क्या होता है। गैरिसन टाउन का मतलब हमने देखा था, हिंटरलैंड का मतलब देखा था। इंटरनल फ्रंटियर क्या है, एक्सटर्नल फ्रंटियर क्या है, ये सब हमने देखा कि घियासुद्दीन बलबान जो थे उन्होंने स्टार्ट किया इंटरनल फ्रंटियर्स को कैप्चर करना। मतलब गैरिसन टाउन के जस्ट बाहर का जो हिंटरलैंड है, जो शहर के आसपास का एरिया, उसे कैप्चर किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज में और ज्यादा एक्सपेंशन हुआ दिल्ली सल्तनत का। और लास्टली हमने देखा जैसे जैसे वो एक्सपेंशन कर रहे थे, उन्होंने मस्जिद बनवाए हर मेजर सिटी में। क्लोजर लुक एट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर खिलजीज एंड तुगलक्स। मतलब इन्होंने जो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, उन्होंने वो उसके ऊपर वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे, कैसे संभालते थे, ये सब वो हमने देखा। कि वो लोग बंदागन लगाते थे, मतलब ऐसे स्लेव जिन्होंने उन्होंने खरीदा है, पाल पोस के बड़ा किया है, उनको अच्छी अच्छी हाई पॉलिटिकल पोजीशंस देते थे, मिलिट्री पोजीशंस देते थे, एडमिनिस्ट्रेटर बनाते थे, गवर्नर बनाते थे, क्योंकि वो वफादार थे उनके लिए, वो लॉयल थे। उसके बाद क्लाइंट्स के बारे में जाना। ऐसे लोग जो कि समाज में निचली जाति के माने जाते थे उस टाइम पे, उनको उन्होंने ऊपर उठाया और इम्पोर्टेंट पोजीशंस दी राज करने के लिए। इसके बाद हमने देखा उस जमाने में जमीन को इक्ता कहते थे। इक्ता मतलब लैंड, और इक्तेदार मतलब उस लैंड के ऊपर गवर्न करने वाला। उस लैंड में जो कुछ भी हो रहा है उसका ध्यान कौन रखेगा? इक्तेदार या मुक्ति। उसके बाद हमने देखा खराज क्या होता है, कल्टीवेशन पे जो लगने वाला टैक्स है। फिर मंगोल इन्वेडर्स के बारे में जाना, जिसमें मेन आदमी कौन था? जेंगिस खान, जिसने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को बहुत परेशान किया। इसके बाद हमने लास्टली क्या देखा था? सल्तनत इन 15th एंड 16th सेंचुरी। किस तरह से दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन हो गई मोहम्मद तुगलक के जाने के बाद। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के जाने के बाद, जब सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी भी रूल में आए लेकिन उनसे संभाली नहीं गई एम्पायर, तो किस तरह से सारे रीजन्स इंडिपेंडेंट हो गए वो हमने देखा। किस तरह से शेर शाह सूरी जो है पावर में आए थे, 15 साल तक राज भी किया। हुमायूं के बारे में जाना और अकबर के बारे में भी जाना। अकबर जो है हुमायूं के बेटे थे। हुमायूं के जाने के बाद अकबर ने राज किया, और इनके बारे में हम डिटेल में अगले चैप्टर में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और समरी में। धन्यवाद। मैंने इनकी हुकूमत को ना मानना छोड़ नहीं
इन्होंने इनकी इसने खुद ने